सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि अतिशी मारलेना, पहले उनका नाम अतिशी मारलेना था लेकिन बाद में वो राजपूत हो गई जब उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था। वैसे चुनाव हार गई थी, फिर विधानसभा चुनाव लड़ी। तो अतिशी मारलेना की भी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में बड़ी बगावत की तैयारी चल रही है और क्या इसमें आरएसएस शामिल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा घट रहा है, उनका राजनीतिक पकड़ ढीला पड़ रहा है और सबके नज़र में वो किरकिरी बन गए हैं, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि आखिर कब तक दो गुजरात के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद संभालेंगे, कोई तीसरा है क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर एक बड़ा बम फोड़ा है नितिन गडकरी ने। नागपुर में पत्रकारों की एक बैठक में नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे विपक्ष ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया है या दिया था, या क्या वो ऑफर अभी भी है, इस पर बड़ा खुलासा करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नकेल कसा जा रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था, इस देश के 60% ओबीसी आबादी जाति जनगणना चाहता है। आपको बता दूं कि एससी एसटी की गिनती होती है, पेड़ पौधे नदी नाले भैंस बकरी गाय सबकी गिनती होती है। 60% वाली आबादी ओबीसी की गिनती नहीं होती है। 60% मैं इसलिए क्लेम कर रहा हूं कि 1932 में जाति जनगणना में लगभग 52% आबादी थी ओबीसी की, जब उस समय लोग जाति छुपाते थे। और बिहार के जाति जनगणना को भी अगर आप आधार माने तो लगभग 65% ओबीसी की आबादी है। ओबीसी में लगभग 4000 जातियां हैं, उनकी गिनती नहीं है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और लोजपा रामविलास, ये तीन ऐसी 4 प्रधानमंत्री की कुर्सी में 4 अगर आप माने कि टांग हैं, तो एक टांग तो बीजेपी की है जो 243 है, लेकिन 272 में 30 सीटें कम होती है। उसमें 5 सीटें एलजेपी की हैं, 14 सीटें नीतीश कुमार की है और उसके बाद 16 सीटें जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू की है। और अब नीतीश कुमार ने लगभग कन्विंस कर लिया है चंद्रबाबू नायडू को कि जाति जनगणना तो आपको करवाना पड़ेगा और ये सबसे बड़ा मुद्दा। और अगर ये जाति जनगणना नहीं करवाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपने आप को कंसीडर करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान भी उसी मूड में है। और अब जिस तरह से सोशल मूवमेंट चल रही है, सामाजिक जागरूकता आई है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री को ये खतरा है। दूसरा, आरएसएस, मोहन भागवत लगातार प्रधानमंत्री पर नकेल कस रहे हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री को कोट तो नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आप भगवान से बड़े होने लगते हैं तो दिक्कतें शुरू होती है। कुछ काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे किए हैं जो आरएसएस को खटकता है। जैसे ओबीसी के कुछ 27 मंत्री, उसमें भी शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के पाले। वैसे वो है संघी, लेकिन कुछ तो लोकलाज होता ही है। जैसे कानून मंत्री किरण रिजिजू, वो भले आरएसएस से जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी सामाजिक समझ भी है। जब उनकी जब लड़ाई चली इंटरनल, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जब नारा बुलंद किया और महामहिम राष्ट्रपति ने जब कहा कि कॉलेजियम सिस्टम नहीं चाहिए, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे 7 जज एक हो गए। उसी समय डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ फाइल क्लियरेंस किए और बदले में किरण रिजिजू को कानून मंत्री से हटाया गया। दरअसल मामला ये था कि 142 के करीब जजों की भर्ती होनी थी हाई कोर्ट में देश भर में, और किरण रिजिजू चाहते थे कि उसमें एससी एसटी ओबीसी के जजों की भर्ती हो। वही मामला फंस रहा था। तो इतना नैतिकता तो उनमें भी है, लेकिन बीजेपी की सीधे हिम्मत नहीं हुई और वो सीधे सीधे दोबारा उनको अर्जुन राम मेघवाल को लाना पड़ा जो एससी समाज से आते हैं। मतलब अब सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब आरएसएस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एससी एसटी ओबीसी के सीधे सीधे दरकिनार करके सरकार चला ले। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं। अब आरएसएस का एक बड़ा चेहरा, आरएसएस के बड़े करीब, कहा जाता है कि नितिन गडकरी किसी जमाने में स्कूटर से आरएसएस मुख्यालय नागपुर में किशमिश, काजू और ड्राई फ्रूट्स जो है वो आरएसएस नेताओं को पहुंचाया करते थे। उनका अपनापन है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने नागपुर में कहा कि विपक्ष ने मुझे प्रधानमंत्री का ऑफर दिया था। ओवररेटेड मंत्री हैं नितिन गडकरी, लेकिन एक बात है कि उनके
हर पार्टी में अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ओवर रेटेड है। उन्हीं के बनाए कई सारे पुल ढह रहे हैं, कोई बात नहीं होती है। उन्हीं के बनाए 900 करोड़ के पुल जो साउंड प्रूफ कहा जा रहा था वो टूट रहा है, उस पर बात नहीं होती है। लेकिन ओवर रेटेड हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से वो मिलते हैं, और जिस मंत्रालय में है अगर कोई भी आदमी जाता है सांसद उनके यहाँ, कहता है कि हमारे क्षेत्र में काम कर दीजिए, तो उनका क्या जा रहा है, वो उसको सैंक्शन जरूर कर देते हैं। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि विपक्ष ने हमें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था, करना यह था कि हमें पार्टी में बगावत करनी थी, सांसदों को तोड़ना था, लेकिन मैं विचारधारा वाला आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी नैरिसिंग आरएसएस से हुई है। तो सवाल है कि जब आरएसएस प्रमुख नाराज हैं तो फिर आरएसएस के नेता और नैरिसिंग वाले लोग की क्या गारंटी है। तो क्या सवाल है कि जो ये ऑफर है विपक्ष का नितिन गडकरी के लिए, वो अभी भी है, रहेगा, आगे भी कंटिन्यू करेगा, या वो आरएसएस को मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे नाम पर विपक्षी दल के कुछ दल सहमत हैं, आप मेरे नाम को आगे कीजिए, मुझे प्रधानमंत्री के लिए अप्रोच कीजिए, विपक्ष के कुछ दल हमारा समर्थन कर देंगे। तो क्या बीजेपी में दो फार हो सकता है, एक नरेंद्र मोदी का गुट, एक आरएसएस का गुट? ये भी बड़ा सवाल है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार पर नजर रखिए, चंद्रबाबू नायडू पर नजर रखिए। कल जिस तरह से उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, तो सवाल है कि नितिन गडकरी के पाले में कौन लोग हैं? क्या कांग्रेस अप्रोच कर रही है? क्या नीतीश कुमार अप्रोच कर रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू अप्रोच कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी अप्रोच कर रही है? सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी पर ध्यान जाता है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को विरोध किया था, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार का विरोध किया था उस समय, क्योंकि इंडिया गठबंधन के समय, क्योंकि ये दोनों अपनी संभावनाएं खत्म नहीं करना चाहते थे। अगर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा हो जाती तो इन दोनों की संभावनाएं खत्म हो जाती। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस ममता बनर्जी के पीछे लगा है, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, उसके बाद ये दोनों के तेवर ठंडे पड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए अगर नीतीश कुमार की चली होती, उनके नाम को आगे किया जाता, तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री होते, केंद्र में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते, राहुल गांधी या आपको बता दें कि फिर अखिलेश यादव को बड़ा पोर्टफोलियो होता, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार बीएसपी को भी गठबंधन के लाने के बड़े पैरोकार थे। ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ ढीली हुई है, उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है, और उनके खिलाफ लगातार चारों तरफ से आवाज़ आ रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है आतिशी मार्लेना की। आतिशी मार्लेना अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन सोचना पड़ेगा, जिस दिल्ली में 30% एससी समाज की आबादी है, उसमें भी वाल्मीकि समाज की संख्या ज़्यादा है, 30 से 40% दलित समाज की आबादी है, वहाँ 30%, 60% के करीब मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी मानते हैं, 10% सवर्ण आबादी है, जबकि कैस्मोपॉलिटन सिटी है दिल्ली। वहाँ भी आप आम आदमी पार्टी में देखेंगे तो जनरल सीटों पर अपर कास्ट का ज़्यादा कब्जा, अभी भी वो रिजर्व सीट पर ही एससी एसटी को टिकट दे रहे हैं, एसटी है नहीं एससी को। उसके बाद पार्टी में राज्यसभा सांसद की बात करें तो 30% दलित, 20% मुसलमान, 50%, 40% ओबीसी, उसको राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं। उनके राज्यसभा सांसद सवर्ण हैं, चाहे वो स्वाति मालीवाल हों, चाहे संजय सिंह हों। अब मुख्यमंत्री भी उनके खाते में सवर्ण जा रहा है। इस कार्ड को खेला जा सकता है, क्योंकि देश भर के बुद्धिजीवी दिल्ली में रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक कहीं पीछे कहीं बैकफायर न कर जाए। अगर बीजेपी ने कास्ट इक्वेशन साथ लिया, और जिस तरह से संदीप वाल्मीकि को बाहर किया गया था, जो अभी किसी पार्टी में नहीं गए, जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से हटाया गया था, वो कांग्रेस में चले गए हैं। अगर बीजेपी ने दिल्ली में कोई दलित पिछड़ा चेहरा आगे किया तो अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ेगा। और उनके पास एक बड़ा चेहरा है, पटेल नगर के अभी भी विधायक हैं, अभी सोशल जस्टिस मंत्री थे, राजकुमार आनंद, इकोनॉमिकली भी मजबूत हैं। वही शख्स है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पहला दफ्तर दिया था, 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। तीनों बार, एक बार उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, दूसरी बार फिर वो विधायक बने, फिर मंत्री बने, अब वो बीजेपी के नेता हैं। अगर राजकुमार आनंद को बड़ी भूमिका बीजेपी देती है, जो खुद एससी समाज से आते हैं, तो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। और आतिशी मार्लेना राजपूत समाज से हैं, सवर्ण समाज से हैं,
और मुस्लिम समाज के लोग कट रहे हैं, अगर वाल्मीकि समाज के लोग कट गए तो फिर बीजेपी को कोई दिल्ली में नहीं रोक सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।